इस लेक्चर सीरीज का टॉपिक है काइनेमेटिक्स। इस पार्ट में हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, मोशन की लैंग्वेज बनाएंगे जो आगे के सारे चैप्टर्स का फाउंडेशन है। चलिए देखते हैं क्या फोकस है आज का। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले काइनेमेटिक्स होता क्या है और पार्टिकल मॉडल का मतलब क्या है। फिर आएगा ट्रांसलेटरी मोशन, वो होता है रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर, इनको डिफाइन करेंगे। उसके बाद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे कि रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव होते हैं। फिर ट्रेजेक्टरी यानी पाथ ऑफ मोशन, उसमें एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी से ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्लियर डिफरेंस, स्टैंडर्ड एग्जांपल भी देख लेंगे। तो फाइनली एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और स्पेशल केसेस जहां ये अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन आता है। ये सब चीजें आप देखो सीबीएसई और जेई के लिए डायरेक्ट यूजफुल है। सबसे पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देखो। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करता है लेकिन फोर्सेस को इग्नोर करता है। सिंपल, यानी कैसे चल रहा है पे फोकस करता है, क्यों चल रहा है पे नहीं। रियल लाइफ मोशन जनरली कॉम्प्लिकेटेड होती है, ट्रांसलेशन भी, रोटेशन भी, वाइब्रेशन भी, सब सब कुछ। इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए हम अक्सर बॉडी को एक सिंपल मॉडल से रिप्लेस करते हैं, वो है पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल का मतलब हम बॉडी का साइज इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ उसका पोजीशन देखते हैं, पॉइंट साइज। जब डिस्टेंसेस बॉडी के साइज से काफी बड़े होते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा काम करता है। देखो ये सीबीएसई जेवी जैसे लेवल पर ज्यादातर क्वेश्चन पार्टिकल मॉडल के बेस पे ही होते हैं और कुछ होता ही नहीं। ओके, अब ट्रांसलेटरी मोशन देख। अगर कोई बॉडी ऐसे मूव करती है कि बॉडी के हर पॉइंट की लीनियर डिस्टेंस सेम हो और सेम टाइम में कवर हो, है सेम डिस्टेंस सेम टाइम, तो हम कहते हैं उसकी मोशन ट्रांसलेटरी है। इसका मतलब बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। जो लाइन पहले बॉडी पर ड्रॉ करोगे वो मोशन के दौरान पैरेलल ही रहेगी। तो लाइन दो पॉइंट के बीच अगर ड्रॉ करो, अब ये दो तरह की होती है ट्रांसलेटरी। एक तो रेक्टिलिनियर जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो, और कर्वीलिनियर जब पाथ कर्व हो। लेकिन बॉडी अपने आप से मतलब या किसी पॉइंट के या गोल खुद रोटेट नहीं कर रही, सिर्फ पूरा का पूरा बॉडी आगे बढ़ रहा है, इतना ही। देखिए कुछ एग्जांपल्स। एक बस जो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन से। लिफ्ट अगर ऊपर नीचे जा रही है, सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ओरिएंटेशन सेम है। और अगर कोई ब्लॉक स्मूथ कर्व पर स्लाइड करता रहता है बिना रोल किए, तो वो कर्विलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन है ना। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि बॉडी रोटेट नहीं कर रही, बस पूरा का पूरा शिफ्ट हो रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी हम मोशन डिस्क्राइब करते हैं हमें दो चीजें चाहिए, हैं। एक होता है ऑब्जर्वर और उसके साथ अटैच्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ओरिजिन एक्सिस डिफाइंड। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्जर्वर के साथ फिक्स्ड है, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। देखो ये बात ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस ऑब्जर्वर, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमेशा किसी ना किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं। इसलिए जब भी बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रही है, हम कहते हैं तो हमेशा इम्प्लिसिटली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर रहे होते हैं। ऐसे ही नहीं होता है। अब इस फिगर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया क्लियर हो जाता है। देखो,
एक सूटकेस मूविंग ट्रॉली पर रखा है, ऑब्जर्वर खुद ट्रॉली पे बैठ खड़ा है, उसकी फ्रेम से देखो तो सूटकेस पास ही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो बोलेगा सूटकेस रेस्ट में है। ऑब्जर्वर टू ग्राउंड पे खड़ा है, उसके फ्रेम में ट्रॉली और सूटकेस दोनों आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए सूटकेस मोशन में है। यानी सेम ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जर्वर और दोनों के कंक्लूजन अलग, लेकिन दोनों सही। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। अब इससे एक जनरल कंक्लूजन निकालो कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या है। बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही, एक पर्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में। मोशन की डे बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है, एक पर्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में। है ये जो रिस्पेक्ट टू फ्रेम, अगर आप फ्रेम चेंज कर दो तो सेम बॉडी रेस्ट रेस्ट से मोशन में है या मोशन से रेस्ट में आ सकती है। इसलिए रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा रिलेटिव होते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है, आता भी है। एक बार दो बार इसको वापस आप सुन लो। चलिए अब ट्रेजेक्टरी पे आते हैं। ट्रेजेक्टरी का सिंपल मतलब है पार्टिकल अपने मोशन के दौरान जो पाथ ट्रेस करता है वो ट्रेजेक्टरी है। जैसे आप पेन से पेपर पे लिखो, अब टिप एक लाइन पे छोड़ता है, वो लाइन पेन के टिप से ट्रेजेक्टरी है ना। या स्काई में आपको एक लंबी स्मोक की लाइन देखे, हम्म, जैसे कि आप देखते हो ना जेट प्लेन में कभी कभार, या किसी भी वजह रॉकेट से या साउंडिंग रॉकेट, तो स्मोक का पाथ उस प्लेन की ट्रेजेक्टरी दिखाता है। प्रॉब्लम में हम या तो जेट या तो बॉल पेन या टिप सबको पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं और उस पॉइंट का पाथ स्टडी करते हैं, यही ट्रेजेक्टरी है बस। अब ट्रेजेक्टरी को मैथमेटिकली काउंट कैसे लिखें? अगर मोशन एक्स वाई में हो, मतलब 2D, और पाथ के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक रिलेशन सेटिस्फाई करते हो, जैसे हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब थोड़ा थोड़ा उम्मीद है कि आपको मैथ्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो ऐसे ही आएगा, आपको सुन के देख के का। तो ये इक्वेशन ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला। y इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है, साइन का कर्व। वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये जो आपने होप है कि वेक्टर आपको थोड़ा समझ में आता है, तो जो आर वेक्टर है वो एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट लिखते हैं हम, और एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है। एग्जाम में देखो ज्यादातर आपको एक्स और वाई टाइम के फंक्शन के रूप में दिए होते हैं, जैसे एक्स ऑफ जी टी बोल दो मतलब जी फंक्शन, वाई ऑफ एच टी मतलब कोई अलग फंक्शन है टाइम का। ट्रेजेक्टरी मतलब क्या, हमें वाई ऑफ एफ एक्स निकालना है। स्टैंडर्ड मेथड तो क्या करेंगे हम, पहले एक सिंपलर इक्वेशन चूज करो। अक्सर आपको एक्स ऑफ जी टी एग्जाम्पल देखेंगे, इससे आपको टी को एक्स के टर्म्स में सॉल्व कर दो, है ना। राइट में टी है, लेफ्ट में एक्स है, तो कर सकते हो। फिर इस टी को वाई ऑफ एच टी में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा। देखो आपने टी को अवॉइड कर दिया। यही ट्रेजेक्टरी या लोकस इक्वेशन है। ये मेथड जेई के पैरामेट्रिक मोशन क्वेश्चन में काफी यूजफुल है। अब इस मेथड को एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं। जैसे पार्टिकल का मोशन दिया है यहाँ पे x इक्वल टू -8 sin πt, y इक्वल टू -2 cos² 2πt है। हम इक्वेशन, हमें ट्रेजेक्टरी चाहिए, पाथ चाहिए, लोकस चाहिए। सबसे पहले x से जैसे कहा t निकाल लेंगे, तो t को जैसे देखो यहाँ पे x के टर्म में लिखा है इक्वेट करके। अब ये जो e वाला टर्म है ना, वो हम क्या करेंगे y के एक्सप्रेशन में, कैसे, cos² 2πt है,
हम cos स्क्वायर 2 पाई टी को साइन स्क्वायर पाई टी के टर्म्स में लिख सकते हैं, आपको पता है y इक्वल टू -2 पाई इज इक्वल टू, ये देखो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी पता ही है आप। अब साइन पाई टी की जगह हम ये जो फ्रैक्शन हमें मिला है x/8 को पुट कर देते हो। अब देखो सिंप्लीफाई करने पे आपको ये इक्वेशन जो फाइनल है आपके सामने मिल जाएगा। अब ये एक पैराबोला है, शिफ्टेड है, -2 है ऐसे, और जो ऊपर की तरफ ओपन है क्योंकि प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, इसी तरह पैरामेट्रिक से ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालते हैं। सिंपल, क्या करो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, कि आप जो टी है उसको एक्स में लिखो, फिर ये इस टी को वाई में रिप्लेस कर दो तो वाई और एक्स मिल जाएगा। चलो अब आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जो आपको पता ही होता है क्योंकि आप नाइन्थ में इसको, अब ये दोनों को मिक्स करना एग्जाम में बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का वेक्टर, मैग्नीट्यूड इक्वल टू इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, सिंपल। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ बॉडी ने ट्रैवल किया है, टोटल लेंथ। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस में, समझे। तो जनरल रूल याद रखो, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में नोटेशन सिंपल हो जाता है। सपोज एक आदमी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इनिशियल x1 फाइनल x2, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका डेल्टा एक्स, है ना, x2 माइनस डेल्टा एक्स मतलब x2 माइनस x1। फिजिक्स में जहां कहीं भी डेल्टा आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 1, याद रखो। यहाँ साइन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मतलब सिलेक्टेड पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करिए, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ग्राफिकली हम इनिशियल से फाइनल तक एरो ड्रॉ करते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। चलो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। केस वन देखो, x1 है -100 मीटर यानी ओरिजिन से वेस्ट साइड, x2 है 400 मीटर मतलब ईस्ट साइड। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, देखो 500 आया, प्लस साइन बताता है कि नेट मोशन ईस्ट की तरफ है। केस टू देखो, x1 200, x2 -300, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली हमको तो पता होता है x2 माइनस एक्स, देखो माइनस आया, नेगेटिव बताता है कि नेट वेस्ट की तरफ है। इस टाइप के छोटे साइन बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब जनरल वेक्टर केस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1, फाइनल r2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो हमें तो पता ही है मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, वेक्टर तो आपको आता है। देखो ये वही फॉर्मूला है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर -2 r1 r2 cos थीटा, है ना। ये बेसिकली ट्राइंगल लॉ वेक्टर से आता है। जेई के वेक्टर बेस्ड काइनेमेटिक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। मैं आई होप कि ये आपको वेक्टर पता है। सर्कुलर मोशन से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाता है ना। तो एक पार्टिकल रेडियस आर के सर्कल में मूव कर रहा है, चलो केस वन है हाफ सर्कल, पाथ की लेंथ हो जाएगी सरकमफेरेंस का हाथ, हाफ हो जाएगा पाई आर, यही तो डिस्टेंस है। और इनिशियल और फाइनल डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर 2r, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। केस टू फुल सर्कल, तो पता है पाथ लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इक्वल, डिस्प्लेसमेंट जीरो। मोस्ट ऑफ यू नो दिस एग्जाम्पल बट स्टिल यहाँ क्लियरली दिखता है कि डिस्टेंस काफी बड़ा हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अब देखो कुछ एग्जाम पॉइंट वाइज फैक्ट्स देखो, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए डिफरेंट पॉसिबल पाथ होंगे, इसलिए डिस्टेंस के मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स्ड वेक्टर होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, देखो
और टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं होता है ना, समझे? ये याद रखो, आगे काम आए। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है, और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम भी हो सकता है ना, जैसे जब आगे देखेंगे पार्टिकल वापस आ रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट डायरेक्शन चेंज में क्या करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन है, क्या है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर, सिंपल। अब ये सब स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव या असर्शन रीजन टाइप में यूज होते हैं, फिर बोलते हैं असर्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है, देखो यही है। अब देखो, वेलोसिटी और स्पीड की तरफ आते हैं। जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज होता है। वेलोसिटी वही क्वांटिटी है जो बताती है कि पोजीशन वेक्टर कितनी फास्ट चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, खत्म। अब स्पीड उसके अपोजिट है, सिर्फ डिस्टेंस की रेट ऑफ चेंज बताती है, कितना पाथ लेंथ पर सेकंड कवर हो रहा है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी का अब फॉर्मल डेफिनेशन देखो। टाइम t1 पे पोजीशन r1, टाइम t2 पे पोजीशन r2, तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका r2 माइनस r1, डेल्टा टी होगा उसके लिए t2 माइनस t1, तो एवरेज वेलोसिटी लिख लो कि जो डेल्टा वेक्टर r बाय डेल्टा टी है ना, मतलब r2 माइनस r, t2 बाय t2 माइनस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, बीच में बात ऐसा है उस पे नहीं। यही रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्टली आता है। सॉरी, एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं, है ना। अगर टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल डी कवर किया, तो एवरेज स्पीड वी एवरेज लिखेंगे डी बाय डेल्टा टी। अगर मोशन प्योर इंटरवल में स्ट्रेट लाइन है अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन है, तो डी इक्वल टू डेल्टा एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। और फिर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी तब लिखेंगे आप, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर से, अब आएगा ये सब। और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो दोनों अलग होंगे। ये सीबीएसई के थियरी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। अब देखो, एक सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, 25 मीटर राइट जाता है, फिर 10 मीटर वापस आता है, लास्ट में 15 मीटर राइट से स्टार्ट पे आता है, तो टोटल सारा टाइम लिया है 10 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, कभी भी घटता नहीं है, तो सब ऐड करो, 20 + 10, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 35/10, क्योंकि 10 है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, 15 - 0। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये आ गया। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो राइट है, इसीलिए राइट डायरेक्शन। यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि सेम मोशन के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी न्यूमेरिकली भी अलग अलग आ सकते हैं। अब एक क्लासिक एग्जाम केस देखो, केस 1 में इक्वल टाइम टू स्पीड्स, इसको ध्यान से देखो। कार कुछ टाइम तक v1 से चलती है, फिर नेक्स्ट टाइम तक v2 से। पहले इंटरवल का डिस्टेंस आप लिखोगे v1t, दूसरे का v2t, तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे, s1 + s2, है ना। और टोटल टाइम 2t, और s1 आपको पता है, आपने निकाला है ऊपर से, तो ये सारे आप रखोगे तो आपका आएगा v1 + v2/2। यानी इक्वल टाइम केस में एवरेज स्पीड अरिथमेटिक मीन के बराबर आती है। अब केस 2 देखो, इक्वल डिस्टेंस एट टू स्पीड्स, मतलब कार डिस्टेंस s1 स्पीड v1 से किया, सॉरी s1 और s2 एक ही है तो इसको s बोलो, तो नेक्स्ट s जो है वो v2 से कवर करता है। तो पहले पार्ट का टाइम क्या होगा, t1 s/v1, उसी तरह दूसरे का t2 निकालो, टोटल डिस्टेंस क्या है 2s, टोटल टाइम क्या है t1 + t2, तो v एवरेज क्या हो जाएगा 2s/v1 + v2, मतलब t1 + t2, तो s/v1 जो हमने निकाला।
इससे आ जाएगा आपका 2v1 v2/v1, तो इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं, समझे? तो ये दोनों फॉर्मूलाज, अरिथमेटिक मीन इक्वल टाइम के लिए, हार्मोनिक मीन इक्वल डिस्टेंस में, जेई में बहुत बार डायरेक्टली यूज होते हैं, है ना? इसलिए इनका कंडीशन याद रखना जरूरी है। और फिर जब 3-4 केसेस आएंगे तो वो तो आपको प्रैक्टिस से आगे, हम जब सम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तब हम इसको भी कवर करेंगे। चलिए आज के लेक्चर को हम फटाफट समराइज कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन का स्टडी विदाउट फोर्सेस, पार्टिकल मॉडल यूज करके। ट्रांसलेटरी मोशन जहां बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, रेक्टिलिनियर या कर्विलिनियर हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट और मोशन हमेशा किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं, इसलिए ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ट्रेजेक्टरी, पार्टिकल का पाथ, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है y=fx। अब ये निकालना सीख लिया। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव या कुछ भी हो सकता है। फाइनली एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में हमने बेसिक डेफिनेशन के साथ इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस के केसेस बराबर से देख लिए, जो स्पेशल रिजल्ट काम आते हैं। ये फाउंडेशन आगे के ग्राफ्स, रिलेटिव मोशन और बहुत सारी चीजें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक दो बार और चाहे तो रिपीट कर लो। यहीं पे हम ये जो काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 बोल दो, इसको हम पॉज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फाउंडेशन, इसी फाउंडेशन को यूज करके ग्राफ्स वगैरह वगैरह, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज और भी थोड़े न्यूमेरिकल भी फोकस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।